यह कोई अतिरेक नहीं है कहना कि टैंक ने 1929 से 1945 के बीच भूमि पर युद्ध को परिभाषित किया। जब युद्ध समाप्त हुआ और सभी पक्षों ने हथियार डालना शुरू किया तो उन्हें अपने शस्त्रागारों में अब शेष रह गए 10,000 टैंक मिले। इन युद्ध मशीनों में से कई अपरिहार्य रूप से एक स्क्रैपर के मशाल के व्यापारिक सिर पर खुद को पाया जब वे तोड़े गए, पिघला दिए गए और शांति के समय के गहनों के रूप में पुनः जन्म लिए। लेकिन समान रूप से इन साबित, आधुनिक और व्यापक रूप से उपलब्ध मशीनों की विशाल संख्या अब दुनिया भर की अन्य सेनाओं द्वारा अपनी टैंक इकाइयों को तेजी से और अपेक्षाकृत सस्ते रूप में आधुनिकीकरण के तरीके के रूप में देखी जा रही थी। परिणाम स्वरूप इन टैंकों में से कई के लिए युद्ध दूर तक समाप्त नहीं हुआ था। यह दुनिया के द्वितीय युद्ध के 2 सबसे प्रतीकात्मक टैंकों की कहानी है, पुराने और नए मालिकों के साथ बार बार लंबे समय तक, जब वे इतिहास की किताबों में सीमित होने चाहिए थे, फिर से संघर्ष में लौटे। वे थे अमेरिकी M4 शर्मन और सोवियत संघ के 3-4 और यह उनकी अविश्वसनीय कहानी है। दुनिया की युद्धों में आपका स्वागत है। लड़ाकू विमानों की चमक या शक्तिशाली युद्धपोतों के दृश्य के विपरीत टैंक्स को अक्सर व्यापक जनता की प्रशंसा में नजरअंदाज किया जाता है। धूल, तेल, बारूद और अक्सर रक्त में ढका होता है। टैंक्स युद्ध की कठोर वास्तविकता की एक गंभीर याद दिलाते हैं जिसे कई लोग भूलना या अनदेखा करना पसंद करेंगे। फिर भी M4 शर्मन और T-34 ने इस बाधा को तोड़ने और नात्सी अत्याचार के खिलाफ लड़ाई के प्रतीक बनने में सफलता पाई। खबरों में बताया गया कि ये टैंक जिन मोर्चों पर लड़े, उनके कर्मियों की साहसिकता और विशिष्ट दिखने के कारण और इनके अत्यधिक निर्माण के कारण ये जल्द ही जनता के बीच परिचित हो गए थे। हालांकि इन टैंकों की क्रिया में जाने की खबरों की फिल्मों ने अक्सर पैंथर और टाइगर जैसे सबसे अच्छे जर्मन टैंकों के सामने उनकी कमियों को छिपाया। अपने प्रसिद्ध झुके हुए कवच के साथ T-34 भी जब टाइगर की 88 मिलीमीटर की बंदूक के बैरल को देख रहा था तो यह नुकसानदायक था। धन्यवाद, कोई जर्मन टैंक वास्तविक रूप से 10 को खतरा पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया था। हजारों के शेरमन और T-34 का वास्तव में सहयोगी की योग्यता से उन्हें बड़ी संख्या में टैंक उत्पादित करने और नए खतरों के अनुकूल बनाने की क्षमता मिली, जिसने उन्हें सफल बनाया। युद्ध के तुरंत बाद पूर्व और पश्चिम के बीच हनीमून की संक्षिप्त अवधि में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के विभिन्न टैंक क्रू के बीच बहुत चर्चा हुई कि कौन सा बेहतर टैंक है, शेरमन या 3-4। सोवियत संघ ने युद्ध की शुरुआत में शेरमन के पहले मॉडल का संचालन किया और उससे प्रभावित थे, लेकिन T-34 ने उनकी जरूरतों और सिद्धांतों को बेहतर पूरा किया। दोनों टैंक आमतौर पर अग्रिम तिमाही में सबसे भारी जर्मन गन्स से अच्छी तरह से सुरक्षित थे, लेकिन आमतौर पर शेरमन को उसके फ्लैट हुल के साथ साइड्स पर कमजोर माना जाता था, जबकि T-34 के पास चारों ओर झुकाव वाला आर्मर था। हालांकि आमतौर पर यह सहमति है कि अमेरिकी निर्माण विधियों का अर्थ है कि शेरमन का आर्मर कम से कम अधिक विश्वसनीय था, जबकि AT-34 में अविशिष्टताएं दिखाई देना आम बात थी, जिसने अक्सर स्पॉलिंग नामक भयानक समस्या का कारण बनती थी। जर्मन शैलों ने जो 3-4 के आर्मर को भेदने में विफल रहे, वे बजाय छिद्र के आंतरिक पक्ष पर मेटल को चकनाचूर करने का कारण बनते, टैंक के अंदर श्रैपनेल फैलाते, कर्मियों को मार देते या घायल कर देते। 2 क्षेत्र जहां शेरमन वास्तव में उत्कृष्ट थे, हालांकि उसकी अधिक विश्वसनीयता और उसके टरेट्स के अधिक कर्मी अनुकूल डिजाइन में थे। T-34 के साथ रेडियो लगाने वाले शेरमन्स अधिक थे, जिससे कमांडर्स को अधिक समन्वय मिलता था। उस समय यह एक रोचक बहस थी कि दोनों टैंकों में से किसके पास बेहतर था, और यह हमेशा के लिए शुद्ध शैक्षिक रहेगा।
लेकिन जैसे जैसे 1940 के दशक ने 1950 के दशक को जगह दी, वह बहस सिद्धांत से मौत की वास्तविकता में बदल गई। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद पुरानी दुनिया की साम्राज्यों को अपनी संपत्तियों को या तो बनाए रखने या एक सुव्यवस्थित वापसी करने में कठिनाई हो रही थी, जिसमें उन्हें कम्युनिस्ट दुनिया के पास नहीं जाना पड़ा। ब्रिटिश कच्चे शर्मन ने युद्ध समाप्त होने के 1 वर्ष के भीतर ही इंडोनेशिया में विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन यह भारत, पाकिस्तान और चीन थे जहां शर्मन को तुरंत बाद में सबसे अधिक उपयोग देखने को मिला। जापान को पराजित करने के साथ चीन ने राष्ट्रवादियों और कम्युनिस्टों के बीच अपने गृह युद्ध को वापस लिया। अमेरिका ने राष्ट्रवादियों की मदद करने की कोशिश की, उन्हें हथियार, शर्मन टैंक सहित मुहैया करके, लेकिन यह व्यर्थ था और राष्ट्रवादियों को ताइवान के द्वीप पर हटने के लिए मजबूर किया गया। बहुत सारे शर्मन कम्युनिस्टों द्वारा कब्जा किए गए और अस्थायी रूप से उपयोग किए गए, जब तक उन्हें सोवियत आपूर्ति के T-3480 5 टैंक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया, जिसे चीनी बाद में कॉपी करेंगे। लगभग तुरंत ही ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों युद्ध में चले गए और इस मामले में दोनों पक्षों को ब्रिटिश और अमेरिकी शर्मन के विभिन्न मॉडलों से सुसज्जित किया गया था। पाकिस्तानी शर्मन के कई लंबे समय तक सेवा में रहे ताकि वे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कार्रवाई देख सकें, जहां उन्होंने अधिक आधुनिक भारतीय कवच के खिलाफ सामना किया, और अन्य शर्मन और अधिक शक्तिशाली ब्रिटिश निर्मित सेंचुरियन टैंकों के खिलाफ भी वे 1971 में फिर से भारत में कार्रवाई देखेंगे। लेकिन तब तक दोनों पक्षों द्वारा उपयोग में लाए गए नए वाहनों की तुलना में उनकी उम्र दिखाई दे रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 38वें समानांतर के हिसाब से विभाजित उत्तर और दक्षिण कोरिया में कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया ने 2-8 जून 1950 को स्टालिन के सहयोग से दक्षिण कोरिया पर हमला किया। स्टालिन ने उन्हें T-34 टैंक के साथ प्रशिक्षित और सुसज्जित किया। यूएस और उनके सहयोगी ने उत्तर कोरिया का मुकाबला करने के लिए तत्परता से सैनिक, टैंक, विमान और युद्धपोत भेजे और उन्होंने T-34 की प्रभावशीलता का पहला अनुभव किया। विश्वासयोग्य पुराने बाजूका का उपयोग करने वाले अमेरिकी सैनिकों ने पाया कि T-34 बिजुका गोलों के प्रति लगभग अप्रवेश्य था, छोड़कर कुछ अपवाद। 3-4 के लिए 20 बाजूका गोलियां लेकर लड़ना असामान्य नहीं था। अमेरिकी ने जितने भी टैंक इकट्ठा कर सकते थे, उन्होंने तैनात किए। अपने क्रूज के द्वारा बस आसान 8 के रूप में जाने जाने वाले मचार A3A8 रूप में शर्मन अभी भी प्रारंभिक दौरों में मुख्य अमेरिकी टैंक था और T-34 के प्रतिकार के रूप में साबित हुआ। उनके संबंधित लाभ और हानियों के बावजूद डिजाइन में यह पाया गया कि दोनों प्रकार दूसरे के लिए समान रूप से घातक थे, लेकिन श्रेष्ठ प्रशिक्षण और उच्च वेग वाले आर्मर पियर्सिंग गोलियों के अपनाने से अमेरिकियों के पक्ष में लड़ाई झुक गई। हालांकि उन्होंने कभी भी T-34 को कम नहीं समझा और हमेशा उन्हें सम्मान के साथ बहुतायत में लड़ाई में शामिल हुए, जैसे कि M226 पर्शिंग और M40 6 पैटर्न जैसे अधिक शक्तिशाली अमेरिकी टैंक। गहन वायु सहायता के साथ यूएस और T-34 सहयोगी ज्वार बदल सके, लेकिन अन्य टैंकों से लड़ना सिर्फ एक टैंक के मिशन का हिस्सा है। अधिकतर शर्मन को उत्तरी कोरियाई और बाद में चीनी पैदल सेना की लहरों को रोकना पड़ता था, जो अमेरिकी टैंकों पर छापा मार सकते थे और उनके ऊपर झुंड बना सकते थे, संवेदनशील क्षेत्रों पर विस्फोटक लगा सकते थे। यह नहीं कि अनेक उत्तरी कोरियाई सैनिकों को टैंक पर चढ़ने, सहयोगी टैंकों को मशीन गन से बारूदी बारिश करने या टरेट को ब्रश करने के लिए घुमाने की जरूरत है। कोरिया में शर्मन ने एक बार फिर से अमेरिकी सेना की सेवा की, लेकिन समय उस महान योद्धा के साथ जुड़ रहा था। सोवियत संघ अब अधिक उन्नत T-50-4 और T-50-5 टैंकों को मैदान में ला रहा था और इसलिए 1950-7 में शर्मन्स ने ड्यूटी से उत्तीर्ण हो गए, लेकिन उन्होंने अमेरिकी सेना और अमेरिकी लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। अधिक शर्मन्स सेवा से निवृत्त होने से दोस्ताना सेनाओं के लिए बिक्री के लिए अधिक वाहन उपलब्ध हुए और खरीदारों की कमी नहीं थी। लेकिन यह अंतिम बार नहीं होगा कि ये 2 टैंक विपरीत पक्षों पर लड़ रहे होंगे।
शायद पोस्ट डब्ल्यू दुनिया में शर्मन के अधिक रोचक उपयोगकर्ताओं में से एक फ्रांस की जेंडारमेरी थी, जो फ्रांस की 2 राष्ट्रीय पुलिस बलों में से एक है, जो फ्रांस की सशस्त्र बलों की एक शाखा होने के बावजूद गृह मंत्रालय के न्यायिक अधिकार के तहत कार्य करती है। फ्रांस ने 1950 के दूसरे आधे में अपने शर्मन्स को सेना सेवा से बाहर करना शुरू कर दिया था, जिस समय तक फ्रांस का स्वदेशी टैंक निर्माण और डिजाइन कार्यक्रम अच्छी तरह से शुरू हो चुका था। हालांकि इतिहास की यह अवधि एक अशांत थी और फ्रांस निरंतर अपने एशिया और अफ्रीका में अपनी टूटती हुई साम्राज्य को बनाए रखने के लिए युद्धों में लगा रहा था। फ्रांस ने वियतनाम में वियतमिन से अपमानजनक पराजय सही और तुरंत अल्जीरिया में लड़ाई को बनाए रखने के लिए धकेल दिया। शर्मन ने दोनों में सेवा की जब तक वे नए फ्रांसीसी डिजाइनों से प्रतिस्थापित नहीं हुए। 1927 तक अफ्रीकी उपनिवेश की लड़ाई के लिए सार्वजनिक समर्थन कम हो गया था। जब पता चला कि सरकार अल्जीरियाई स्वतंत्रता के लिए गुप्त वार्ता में शामिल हो रही थी, कई उच्च स्थानीय सेना अधिकारियों ने धोखा महसूस कर अल्जीरिया के महत्वपूर्ण स्थलों पर तख्ता पलट की योजना बनाई। उन्होंने अपने साथियों से फ्रांस में समर्थन की भी मांग की, जिससे देश नागरिक युद्ध की कगार पर लगने लगा। इसलिए जेंडरमेरी शर्मन्स को सतर्कता के तौर पर सड़कों पर निकाल दिया गया। फ्रांस में महत्वपूर्ण इमारतों के आसपास रक्षात्मक स्थिति लेते हुए, जैसे कि फ्रांस की राष्ट्रीय सभा भवन। अंततः युद्धकालीन नेता चार्ल्स डे गॉल ने प्रसारण में सेना को कूड़ता के आदेशों को अस्वीकार करने की निर्देश दिए, जिससे केवल 5 दिन बाद कूड़ता गिर गया। शर्मन्स के धन्यवादार्थ उन्हें किसी भी हथियार का उपयोग नहीं करना पड़ा। उनके प्रयोग ने अकेले स्थिति की गंभीरता दिखाई। वे उस दिन खड़े थे जब फ्रांस गिर सकता था। एक 1954 में जैन राज्य इजराइल का जन्म होने के बाद से ही यह विनाश और संघर्ष का एक गर्म बिस्तर रहा है। इजरायली लोग उपलब्ध हथियारों के प्रति हताश थे और उन्होंने किसी भी स्रोत से आशाहीन रूप से पुराने टैंक खरीद लिए। इनमें पूर्व युद्ध फ्रांसीसी टैंक जैसे कि हॉचकिस 30-9 और रेनॉल्ट 30-5 के साथ साथ कुछ बचे हुए ब्रिटिश टैंक जैसे कि क्रॉमवेल और एक M4A2 शर्मन भी शामिल थे, जिसमें शुरुआती रूप से इसकी मुख्य गण की कमी थी। इस टैंक की प्रभावशीलता को पहचानते हुए इजरायली लोग यूरोप के स्क्रैपयार्ड में और अधिक खोजने शुरू कर दिए और उन्होंने इटली के स्क्रैपयार्ड से 30 मचार्स प्राप्त किए, जिन्हें इजरायली लोगों ने लड़ाई की स्थिति में पुनर्निर्माण किया, उन्हें अपने नए अरब पड़ोसियों से लड़ने के लिए भेजने से पहले। 1950 के दशक में शर्मन्स की सूची में वर्धन हुई। उन्होंने 1956 के दुर्भाग्यपूर्ण स्वेज युद्ध में सेवा की, जिसमें मिस्र ने सोवियत सहायता और चेकोस्लोवाकिया निर्मित 3488 एस प्राप्त की। ये वास्तव में मिस्रियों के अपने शर्मन्स के साथ सेवा करते थे, जिन्हें उन्होंने फ्रांसीसी EMX तेरह टैंक के टरेट्स से अपग्रेड किया था। पड़ोसी सीरिया ने भी T-34 प्राप्त किए, जो 1960 के दशक की शुरुआत में अपनी सीमा पर इसराइलियों के साथ अक्सर झड़प करते थे। एक और बड़े युद्ध की आहट महसूस करते हुए इसराइलियों को पता था कि उन्हें अपनी टैंक बलों को उन्नत सोवियत प्रकार के सामने संबंधित रखने के लिए उन्हें उन्नतीकरण करना होगा। इसराइल पहले ही फ्रांस के सैन्य उपकरण के प्रमुख ग्राहक था, इसलिए उन्होंने अपने शर्मन्स को सुधारने के लिए पेरिस की ओर मुंह किया और शक्तिशाली बंदूकें लगाईं, जिसे शर्मन 50 कहते हैं। इस नए टैंक के पीछे टरेट्स के पीछे वजन लगाना पड़ा ताकि बंदूक के बढ़ते वजन को संतुलित किया जा सके। सस्पेंशन में भी सुधार किए गए और बाद में उन्हें नए कमिंस 460 हॉर्स पावर V8 डीजल इंजन के साथ फिर से अपग्रेड किया गया था बाद के रूपांतरणों के लिए। 1957 में दशकों से चल रहे संघर्ष ने अंततः 6 दिनों के युद्ध के रूप में अपना रूप ले लिया। 105 मिमी सशस्त्र सुपर शर्मन्स अरब T-34, T-50-4 और T-55 को नष्ट करने में सक्षम साबित हुए। हालांकि शर्मन्स दुश्मन के टैंक गण के प्रति समान रूप से संवेदनशील थे। अंत में, जैसा कि पहले और बाद में कई बार साबित हुआ था, यह इसराइलियों की श्रेष्ठ युद्ध नीति थी जो निर्णायक कारक थी। मिस्र ने अकेले ही
युद्ध में कुछ 250 एक T-34 खो दिए। रोचकता की बात है, सीरियाई सेना ने अपने T-34 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जिनके खिलाफ लड़ने के लिए T-34 प्रसिद्ध थे, उन जर्मन टैंक्स के साथ उपयोग किया। ये पुराने दुश्मन अब एक ही पक्ष पर थे। 1973 में अरब सेनाओं ने एक बार फिर सभी के लिए इजरायली शर्मन्स को हराने का क्रूर हमला शुरू किया। युम किपुर युद्ध शायद वह समय है जब इजरायल हार के सबसे करीब आया था, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय के शर्मन्स का सीमा रेखा पर उपयोग उनकी निराशाजनक स्थिति को दर्शाने में प्रतीत होता था। अरब सेनाओं द्वारा AT-3 सागा मिसाइल के व्यापक उपयोग के कारण अब शर्मन्स भयानक रूप से संवेदनशील हो गए थे, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ युद्ध नीति और अमेरिकी सहायता ने इजरायल को बचाया। युद्ध के बाद लगभग 100 इजरायली शर्मन्स को इटली से आयातित 60 मिमी हाइपर वेलोसिटी मध्यम सहायता बंदूकों के साथ पुनः शस्त्रीय किया गया और चिल्ली को बेचा गया, जो उन्हें सदी के अंत तक अभी भी उपयोग कर रहा था। यह अंतिम बार नहीं था जब शर्मन मध्य पूर्व में कार्रवाई देखेगा। ईरान ने उन्हें 1980 के दशक में इराक के खिलाफ युद्ध में उपयोग किया। शर्मन्स ने बेहतर उपकरण वाले इराकियों के खिलाफ खराबी सही, जिन्होंने कई उदाहरणों को पकड़ लिया था, जिन्हें फिर 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने खोज लिया। क्यूबा ने फिदेल कास्त्रो के कम्युनिस्ट गेरिलाओं के खिलाफ लड़ाई के लिए अमेरिका से 7 शर्मन टैंक खरीदे, जिनका पहले सांता क्लारा की लड़ाई में उपयोग हुआ। उस लड़ाई में सरकारी सेनाएं पराजित हुईं और कम से कम एक टैंक विद्रोहियों के हाथ में चला गया। इसके बाद क्यूबा ने सोवियत संघ से T-34 प्राप्त करना शुरू कर दिया और ये फिर से शर्मन्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस बार एक क्यूबन बीच पर, जब अमेरिकी समर्थित बल जो फिदेल कास्त्रो के कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ हवाना में थे, 17 अप्रैल 1921 को उतरे, जिसे सुअरों की खाड़ी का हमला कहा गया। प्रो अमेरिकी इकाइयों के पास 10 शर्मन्स थे और बीचहेड से उनके संक्षिप्त ब्रेकआउट के दौरान उन्हें क्यूबा सेना के एक 3-4 को नष्ट करने का श्रेय दिया जाता है। फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा के प्रतिक्रियात्मक हमले की कमान ली और T-34 के पहले स्तंभ के शर्मन्स से भिड़कर उनमें से 2 को नष्ट कर दिया और हमलावरों को समुद्र तट पर धकेल दिया। एक और शर्मन को निकारागुआ के पायलट एर्नेस्टो ग्वेरो ने नष्ट किया, जो क्यूबा वायुसेना के लिए हॉकर सी फ्यूरी उड़ा रहे थे। केवल 24 घंटे के भीतर विपत्तिजनक हमला समाप्त हो गया, क्योंकि हमलावरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। दक्षिण अमेरिका में अन्यत्र निकारागुआ ने संदेनिस्ता राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा से लड़ने के लिए 4 ex-US शर्मन्स को प्राप्त किया, जो सरकार के शासन करने वाले तानाशाह के खिलाफ थे। शर्मन्स का उपयोग 1978 और 1979 के बीच घर घर की कठिन लड़ाई में किया गया था। उसके पहले सरकार गिर गई थी। वियतनाम युद्ध में उत्तरी वियतनाम ने चीन और सोवियत संघ से व्यापक मदद प्राप्त की, लेकिन वास्तविक शक्ति वाली सशस्त्र इकाइयों का तैनाती उन्होंने अमेरिकी वापसी के बाद ही शुरू किया। इनमें चीनी निर्मित टाइप 58 टैंक शामिल थे, जो T-30-80 5 की प्रतिलिपि थीं। अधिक सक्षम चीनी और सोवियत टैंकों ने दक्षिण की ओर धकेलने में सीमित भूमिका निभाई। चूंकि दक्षिण वियतनामी अभी भी अधिक शक्तिशाली अमेरिकी टैंकों से सुसज्जित थे, वे फिर से कार्रवाई में देखेंगे। अब एकीकृत वियतनाम की रक्षा में कंबोडिया के साथ एक लंबी, क्रूर और खूनी सीमा संघर्ष में 1978 में शुरू होकर और फिर 1979 में वियतनाम के पूर्व सहयोगी चीन के खिलाफ। इन टैंकों का एक और कम जाहिर संचालक इस बार T-34 सीप्रस नेशनल गार्ड था, जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वी भूमध्य सागर में स्थित था। साइप्रस द्वीप को पीढ़ियों से ग्रीक और तुर्कों के बीच जातीय रेखाओं के अनुसार विभाजित किया गया है। 1960 के दशक के दौरान साइप्रिट सरकार तुर्की साइप्रिट मिलिशिया के साथ कई तीव्र युद्धों में लगी रही,
जिसने सरकार को युद्ध वाहनों की मांग करने के लिए मजबूर किया, जिसे 30-5 T-34 टैंकों की वितरण से पूरा किया गया, जिनमें 85 मिमी गन लगी थीं। इन टैंकों ने ग्रीस द्वारा संरक्षित सरकार के खिलाफ एक ग्रीक साइप्रियट कूदेता का समर्थन किया। साइप्रस पर तुर्की लोगों की सुरक्षा में तुर्की ने 20 जुलाई को द्वीप के उत्तर में अचानक हमला कर दिया। हालांकि अधिकांशतः नए अमेरिकी टैंकों को खेत में लाने वाली तुर्की सेनाओं द्वारा बहुत अधिक बाहर निकाले गए। ग्रीक साइप्रियट T-34 ने तुर्की हमलावर सेनाओं के खिलाफ तीव्र युद्ध लड़े, 2 खुदाई हुई रक्षात्मक स्थितियों और 2 M113 युद्ध वाहन कर्मियों को नष्ट कर दिया। समुद्र तट पर कैरियर्स को पीछे हटाने से पहले उनकी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद ग्रीक साइप्रियट 34 ने तुर्की सेनाओं को रोकने में बहुत कम कर सके, जिनके पास अधिकांश वायु शक्ति और नए एंटी टैंक हथियार थे। कम से कम 12 T-34 को लड़ाई में नष्ट या छोड़ दिया गया था, जो 18 अगस्त 1954 तक चली, जिसके बाद द्वीप के उत्तरी तुर्की क्षेत्र को दक्षिण से स्वतंत्र रहने दिया गया। एक 1975 में अंगोला पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ और तुरंत ही यह देश के भविष्य में अपने स्वार्थ के साथ क्षेत्र और उससे परे के देशों द्वारा समर्थित प्रतिद्वंदी आंतरिक दलों के बीच एक शक्ति संघर्ष का पुरस्कार बन गया। इन विदेशी राष्ट्रों में से सबसे प्रमुख क्यूबा था, जिसने FFA के रूप में जाने जाने वाले दल के भीतर मार्क्सवादियों का समर्थन किया। क्यूबा ने अपने T-3485S का तैनाती किया और मार्क्सवादियों के लिए T-34 की आपूर्ति को सुगम बनाया, जिन्होंने इनका उपयोग शक्ति संघर्ष में किया। 1975 के जुलाई में क्यूबा के T-34 की एक प्लाटून ने FAPLA सेनाओं का समर्थन किया जब वे लुआंडा की राजधानी को फिर से ले लिए। T-34 फापला की अवश्यंभावी विजय के लिए महत्वपूर्ण थे। पैदल सेना के साथ जंग एक बात थी, पर असली मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से था, जो अपने ब्रिटिश निर्मित सेंचुरियन टैंकों की शक्तिशाली सेना को संचालित कर रहे थे, जिसे अनुभवी कमांडरों ने संचालित किया था। 7 अक्टूबर 1955 को क्यूबन T-34 ने पहली बार दक्षिण अफ्रीकी बल से संघर्ष किया, लेकिन युद्ध अनिश्चित था। इस बीच क्यूबन और फापला 3-4 के साथ साथ नए T-55 ने विपक्षी दलों से लड़ाई जारी रखी, लेकिन जैसा कि दक्षिण अफ्रीकी बल लड़ाई में खुद को उलझाते रहे, क्यूबन और फापला T-34 की हानियां बढ़ती गईं, जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 1981 में 8 उदाहरणों को पकड़ लिया, गोली और अतिरिक्त पुर्जों के साथ। बहुत ही छोटी संख्या में अन्य दलों के हाथ में भी चली गई, लेकिन उनका उपयोग सीमित था क्योंकि उनके पास स्पेयर्स और गोलियां समाप्त हो गई थीं। 1980 के दशक में संघर्ष चलते रहे। धीरे धीरे T-34 सामने की लाइनों से हटाए गए, नए T-55 द्वारा प्रतिस्थापित किए गए और बजाय विमान क्षेत्रों और बेसों की सुरक्षा करने या प्रशिक्षण भूमिका निभाने के। युद्ध 1988 में समाप्त हुआ, लेकिन 1990 में फिर से फट पड़ा, और जबकि 3-4S को उनके बेसों से चलते हुए देखा गया था, यह अस्पष्ट है कि क्या उनका उपयोग लड़ाई में किया गया था, जब तक कि उन्हें पूरी तरह से सेवा से बाहर नहीं कर दिया गया था। शीत युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया एक कुछ हद तक अद्वितीय स्थिति में मौजूद था। एक कम्युनिस्ट देश, यूगोस्लावियाई नेता मार्शल टिटो ने सोवियत प्राधिकरण को खारिज कर दिया और अपने देश को स्वतंत्र रखना पसंद किया। परिणाम स्वरूप 1950 के दशक के अंत में टिटो की सेनाओं को अमेरिकी सहायता मिली, जिसमें अधिकांश शर्मन्स शामिल थे, जो सोवियत टैंकों की बड़ी संख्या जैसे कि T-34 की पूरक थे। 1990 तक जब पूरे यूरोप में कम्युनिज्म गिर रहा था, तब यूगोस्लाविया जातीय रेखाओं के अनुसार टूटने लगा था, जिसने स्वतंत्रता के लिए क्रूर और रक्त रंजित युद्धों की दशक भर की श्रृंखला को उत्तेजित किया। यूगोस्लावियन राज्य सर्बिया ने यूगोस्लावियन सेना की टैंक बलों को अधिकांश रखा, और इसमें शर्मन्स और T-34 दोनों शामिल थे। यह स्पष्ट है कि बुनियादी शर्मन्स ने संघर्षों में क्या भूमिका निभाई, लेकिन T-34 ने निश्चित रूप से बोस्नियाई, क्रोएशियाई और सर्बियाई बलों द्वारा उपयोग किया, जो किसी भी आर्मर्ड वाहनों को पकड़ने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। यह एक गृह युद्ध था,
बहुत से योद्धाओं के पास राइफल से अधिक कुछ नहीं था और इसलिए 40 से अधिक वर्ष पुराने ट-34 का उपयोग टाउन्स और गांवों को मिलिशिया समूहों से साफ करने में अभी भी उपयोगी था, साथ ही साथ तथाकथित जातीय सफाई में सहायता करने में। 1921 में वाकवा की घेराबंदी के दौरान नष्ट होते हुए कम से कम एक सर्बियाई 34 का फोटोग्राफ लिया गया था और अन्य अनेक उदाहरणों का भी। 90 के दशक में छोड़े गए चिन्हों ने अक्सर अशिष्ट रूप से पेंट किए गए उनके संबंधित दलों का प्रतिनिधित्व किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने संघर्ष के दौरान उनका व्यापक उपयोग किया। शायद ये प्रयास अशिष्ट थे कि टी-34 की सुरक्षा को बेहतर बनाने का, खासकर बोस्नियाई और क्रोएशियाई बलों के लिए जिन्हें सामने अधिक सुसज्जित सर्बों से लड़ना पड़ता था। टी-34 को बालू के थैलों से लेकर रबर पैनल तक किसी भी चीज में ढका हुआ देखा गया था। कोई भी चीज जो रॉकेट प्रेरित नड्स जैसे हथियारों की प्रभावशीलता को थोड़ी सी भी कम कर सकती थी। AT-34 से संबंधित एक अधिक उल्लेखनीय घटना 3 मई 1985 को हुई, जब एक सर्बियाई टी-34 ने ब्रिटिश सेना की 21वीं राजकीय इंजीनियरों की रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा संचालित एक UN चौकी पर हमला किया। 6 ब्रिटिश सैनिक घायल हुए, जिनमें से एक को घटना के दौरान जीवन बदलने वाली चोटें आईं। नेटो ने जब सर्बियाई फौज के खिलाफ वायु अभियान शुरू किया तो उनके कई 30 टैंक अपने अंतिम मिशन के नाटो वायु शक्ति के डिकॉय के रूप में सेवा कर रहे थे। इससे अधिक सक्षम टैंक्स को बचाया गया और उनका नष्ट किया गया। बचे हुए 3-4 को विश्वसनीय रूप से माना जाता है कि 2002 तक उन्हें उन नई देशों द्वारा उपयोग से हटा दिया गया था जो कभी युगोस्लाविया का हिस्सा बनते थे। ड्रोन्स और स्मार्ट बम के युग में यह अविश्वसनीय लगता है कि जबकि शर्मन ने बाहर हो गया है तो टी-34 अभी भी लड़ाई में बना हुआ है, लेकिन यह वास्तव में सच है। 2001 के अमेरिकी आक्रमण से पहले अफगानिस्तान के विभिन्न दल टी-34 का उपयोग कर रहे थे। इन्हें 70 के दशक की प्रो सोवियत सरकार के दिनों में आंतरिक सुरक्षा वाहनों के रूप में उपयोग के लिए वितरित किया गया था, लेकिन अपरिवर्तनीय रूप से ये युद्धपतियों और जनजातीय नेताओं के हाथों में पहुंच गए। ये संभावना कम है कि आज कोई बच गया हो। तकनीकी तौर पर वियतनामी टाइप 50-8S किसी हद तक सेवा में है, विवादित स्प्रैटले द्वीपों पर स्थित, जहां उन्हें खोदकर स्थायी रक्षा पोस्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। 2014 में उक्रेन में प्रो रूसी योद्धाओं ने कम से कम एक टी-34 को पुनः सेवा में लाया था, जिसे प्रदर्शन के लिए पेड़स्थल से नीचे खींचा गया था। हालांकि इसके वास्तविक उपयोग की सूचना अस्पष्ट है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यह विद्रोहियों द्वारा एक प्रतीकात्मक इशारा था, बजाय उक्रेन सरकार के साथ लड़ाई में जाने की गंभीर कोशिश के। हालांकि यह 2018 में था, जब यमनी गृह युद्ध के बीच में 3-4 एक बार फिर हथियारों के बुलावे का जवाब देता था। ये सेनाएं टी-30-85 का उपयोग कर रही हैं। 70 वर्ष पुराने बंदूक के विस्फोट होने से थक गई हैं जब इसे चलाया जाता है और इससे कर्मी की हत्या हो जाती है। उन्होंने एक फटने वाली डोरी लगाई है जिससे वे टरेट के बाहर से बंदूक चला सकते हैं। इस प्रकार टैंक को रिपकॉर्ड टी-34 के नाम से जाना जाने लगा है। यह कल्पना करना अविश्वसनीय है कि 3-4 अभी भी युद्ध में है, यदि ध्यान दिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने किसी भी टी-34 को, जो 100 किलोमीटर से अधिक चलने में सफल रहा, लगभग वृद्ध माना। यह ठोस इंजीनियरिंग और मनुष्य की अत्यधिक युद्ध की प्रवृत्ति का प्रमाण है। और वहां आपके पास द्वितीय विश्व युद्ध के महान टैंकों की कहानी है, जिसकी विरासत किसी ने कभी विश्वास नहीं किया होगा कि यह इतनी लंबी होगी। नीचे अपनी प्रतिक्रिया छोड़ें, वीडियो पसंद करें और चैनल का समर्थन सदस्यता लेकर करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा।